टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मान समझते हैं हम। हमें जितना समझ में आया उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही वाइटल रोल है। ऐसे में इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर क्राइम तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, ना ही इंटरनेट कनेक्शन अच्छा सा स्थापित है वहाँ पे। तो ऐसे में सर का जो विजन है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा उन जगहों पे? आपकी सहूलियत के लिए सर मैं पुनरावृत्ति करना चाहता हूं हमारी विधि सक्सेना जो कि पैनलिस्ट हैं। इनका यह प्रश्न है कि चूंकि क्राइम फ्री भारत जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने बताया कि आप कई सारी एक अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ में आप इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो विधि हमारी यह पूछना चाहती है कि चूंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में काफी हद तक है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग को यह भी विदित है कि आसपास के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर न केवल जनता, आम जनता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपरिचित है, बल्कि पुलिस के कई कर्मचारी और अधिकारी भी टेक्नोलॉजिकल व्हाट वी कॉल टेक सेवी नहीं है, उनको टेक्नोलॉजिकल ज्यादा जानकारी है नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब इंटरनेट कनेक्टिविटी एक और भी एक अहम मुद्दा चलता हो, कई जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता है, आप इन सब चीजों को, इन सारी समस्याओं को, चैलेंजेस को कैसे देखते हैं इस क्राइम फ्री प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में? यह विधि पूछना चाहती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं जो है विधि को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और माकूल प्रश्न पूछा है। देखिए, आज के हालात में इस तरीके के प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी है और मैं एक एक करके, उसके 3 भाग हैं, मैं एक एक करके भाग को जो ना आपके प्रश्न के ऊपर। पहले आपने कहा कि टेक्नोलॉजी है तो उसको पुलिस वाले समझेंगे कि नहीं समझेंगे और उनको जनता समझेगी कि नहीं समझेगी। तो टेक्नोलॉजी जो है इट इज कमिंग विद द सेल्फ एलाबोरेशन। इसमें जैसे जो ऐप है, हर व्यक्ति का ऐप अलग होगा, उसकी प्रोफाइल के हिसाब से वो अपने आप को खुद जो है ना मैन्युफैक्चर करेगा रियल टाइम बेसिस पे। तो उसमें जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है वो बैक एंड सर्विस है, और वो जो है ना जब फ्रंट एंड पे आएंगी तो वो अपना री इनकारनेशन करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाला जो है यदि मर्डर के केस की विवेचना कर रहा है, तो जैसे ही उसने पढ़ा कि मर्डर की केस की विवेचना कर रहे हैं, तो उसका जो ऐप है स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप, वो अपने आप को रिकॉन्फ़िगर करके उसको बटन देके नहीं खोजना पड़ेगा, वो ऐप ही अपने आप को रिडिजाइन कर लेगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मर्डर। यदि एज्यूम करिए कि पुलिस अधिकारी को रेप की विवेचना करना है, तो ऐप विल रिकॉन्फिगर इस प्रोसेस फॉर द रेप। तो उसमें बहुत ज्यादा उसको टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो उसको फैसिलिटेट करेगा, और वो केवल फैसिलिटेट ही नहीं करेगा, वो क्वालिटी चेक भी करेगा। इसका मतलब है कि यदि आप कोई चीज ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि नहीं, ये प्रोसेस ठीक ढंग से नहीं हुई, प्लीज रिपीट इट। और ये कार्रवाई वो तब तक करता रहेगा जब तक कि आप उसके सेटिस्फेक्शन, जो बैकएंड जो सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं हो पाएगा, तब तक आपको वो फोर्स करेगा कि आपका जो आपने अभी तक जो कार्रवाई की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बैकएंड पे वो आपके परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करेगा, और आगे चल के यही परफॉर्मेंस आपकी एसीआर बनेगा, और आपकी पोस्टिंग से लेके हर चीज जो है वो आगे चल के इसी आंकड़े पे होने वाली है। तो आपकी जो चीज आपके इतने बड़े आंकड़े को डिसाइड करेगी, तो आप जो है ना, अभी तो ट्रेनिंग में बेमन से जाते हो, अभी ट्रेनिंग में वही अधिकारी जाते हैं जो स्पेयरेबल होते हैं, और वो स्पेयर आके जो है ना, जो सीख के आते हैं, उन्हें अपने ज्ञान का यूज करने का कभी कोई मौका नहीं मिलता है। तो ये उसको सिखाएगा भी। फिर जो है ना, यदि सामने वाले को लग रहा है कि नहीं मुझे में कुछ कमी है, तो वो खुद इंडिकेट करेगा कि साहब मुझे ट्रेनिंग दीजिए, और उसको फोकस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नंबर 1, ऐप विल गिव द इस ओन डेमो, इस ओन जो है ना हेल्प ऐप ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो वो जिस बटन को दबाना है, यदि उसको दिक्कत आ रही है तो वो उसको पूरी उसी समय जो है ना रियल टाइम ट्रेनिंग दे देगा, ठीक है ना। और यदि उसको पास हैंडीकैप है, तो वो हैंडीकैप वाला जो व्यक्ति है वो ही कैन मार्क हिमसेल्फ फॉर द रेगुलर ट्रेनिंग, एंड उसके लिए जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज रखे जाएंगे, और चूंकि वो खुद मांग के जाएगा तो वो आत्मा के साथ ठीक ढंग से काम करेगा और उसको वो यूजफुल होंगे।
ऐसा ही कम्युनिटी का है कि कम्युनिटी के जो ऐप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक पार्ट जो है ना सिक्योरिटी को देख रहा है, दूसरा पार्ट उसकी जनरल आवश्यकताओं को देख रहा है, मतलब ये ऐप उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उसको और किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी। तीसरा जो है वो उसकी निश बिजनेस नीड को भी पूरा करेगा, और चौथा पार्ट जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन नीड को भी पूरा करेगा। इतने पावरफुल सिस्टम को जो है ना बनाया गया है, बनाया जा रहा है और इंटीग्रेट किया जा रहा है। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि तो दिस इज वन पार्ट की टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग वाली जो बात कही है वो काफी हद तक मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो ट्रेनिंग की नीड जो है वो कम कर दी जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी क्या होता है, हमारा पुलिस ऑफिसर रॉ डाटा से स्ट्रगल करता है। हमें वो प्रश्न हमेशा याद रहता है कि जब एक ट्रक को हमारा एक अधिकारी चेक कर रहा था और वो हेड कांस्टेबल रैंक का था, और जब उसको ट्रक के चेक करने वाले ने कहा कि साहब आप जो पेपर पकड़े हुए हैं ये उल्टा है, इसे सीधा कर लीजिए। मतलब जो व्यक्ति चेक करने जा रहा है उसे इस बात का भी आभास नहीं है कि उसने पेपर उल्टा पकड़ा है, वो सिर्फ दिखा रहा था कि साहब मैं पेपर पढ़ रहा हूं। तो हम जो है अपने पुलिस अधिकारी को अनावश्यक टेक्नोलॉजी से कन्फ्रंट नहीं कराना चाहते हैं। हम उसे ट्रेनिंग भी बिल्कुल उतनी ही देना चाहते हैं जितनी आवश्यक हो। हम जो है बैकएंड जो है उसको एनालाइज करके उसको इन्वेस्टिगेशन लीड देगा, जो कि उसे क्या करना है एक लेमन भाषा में लिखा जाएगा, और साथ में जो है उसमें एक मॉड्यूल अटैच रहेगा जिसको कंप्लायंस मॉड्यूल कहते हैं। और बहुत सारी जगह पे जहां पे वो पुलिस को बाईपास कर सकता है तो वो सीधे विटनेस के पास भी पहुंच जाएगा पैरेलल में, और उससे वो जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा। आगे चल के हम इसको जो आइडेंटिफिकेशन परेड और उस तरीके की चीजें हैं वो वाले फंडे भी इसमें हम डालेंगे। तो जो ये कार्रवाई होगी, चाहे हम सीधे विटनेस से क्यों ना करें, उसकी कोर्ट में ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा ग्राह्यता होगी, उसे डिफेंस लॉयर आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो है जो आपने बात कही है इसमें एक और हमारा हिडन मकसद है, वो हिडन मकसद को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा हिडन मकसद है टू गिव ए हायर प्राइवेसी टू सिटीजन, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना हो। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन रिक्विजिशन कर रहे हैं वो जाके डाटाबेस में बैठेगी। जो डाटाबेस जो है ना नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जो कि वर्बेटम 65C में जो लिखा है वही नाम दिया गया है, उसके अधीन रहेगा। और बैकएंड इंटेलिजेंस जो है उसको उसकी भाषा में समझने वाली लीड देगी, जो कोई भी उसको पुलिस को क्या किसी भी लेमन और कम्युनिटी वॉलंटियर को भी समझ में आएगी, और वो जो है वो काम आसानी से कर पाएंगे बिना किसी ज्यादा टेक्निकल ज्ञान के। और साथ में ही एक कंप्लायंस मॉड्यूल भी उसमें लगा रहेगा जो उसके जो है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा, और वो परफॉर्मेंस उसी ऐप में जो उसका स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप है उसके ऊपर दिखाई देगा। सो रियल टाइम बेसिस में ही विल कम टू नो कि उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। और जैसे आपने कोई अच्छा काम किया और आपका परफॉर्मेंस बढ़ा तो आप गेम खेलते तो आता ना, हे यू हैव डन गुड जॉब, तो सिस्टम विल गिव दैट काइंड ऑफ द मैसेज आल्सो, हे यू हैव डन गुड जॉब। और जहां कहीं यदि उससे कुछ इंफीरियर काम हुआ है तो वो कहेगा, हे देयर इज अ रिडक्शन इन योर मार्क रैंकिंग, you may be busy at this point, you please whenever you will get time you press star, I will give you in detail that why your performance has come down and what you should do to improve your performance। तो ये जो सिस्टम है वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र होगा पुलिस का। अभी तो जो है ना उसको अधिकारियों से डर लगता है, वो अपनी गलती छिपाता है। ये जैसे जो है क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं और अपने मन की पूरी बात कह देते हैं, ऐसे ही जो है ये मित्रवत जो है ना ऐप जो रहेगा उससे पुलिस अधिकारी इतना खुला रहेगा कि उससे वो चीजें भी शेयर कर देगा जो उसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे में उसको सिस्टम में उसका हितैषी दिखाई देगा, जो उसको साक्ष्यों के संकलन में मदद कर रहा है, जो उसके विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में मदद कर रहा है, जो
रियल टाइम बेसिस पे हिस्टोरिकल डाटाबेस से इन्वेस्टिगेशन लीड निकाल के उसको दे रहा है, जो कम्युनिटी से जो चीज आना है उस तक पहुंचा के कम्युनिटी से वेरीफाई करा के भी उसको दे रहा है। देन जो है जो इतने सारे सीसीटीवी और जो आईओटी डिवाइसेस हैं जो कि आगे चल के ट्रिपल-P मॉडल के तहत उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसका 50% पार्ट विल गो टू देम। तो वो 3-4 महीने में ही पूरा जितना खर्च करेंगे निकाल लेंगे, तो देयर विल बी कंपटीशन कि साहब ये नोट मुझे दे दीजिए, नोट मुझे दे दीजिए। तो हमारा जो अभी गैप्स है वो गैप और फिल हो जाएगा, एंड जो एविडेंस किसी कारण से हम अभी नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं वो बहुत जल्दी 6 महीने में, 3 महीने में और 1 साल तक तो पक्का जो है वी वुड बी इन पोजीशन टू कैप्चर इवन दोज एविडेंस। और उन एविडेंस को सिस्टम बैकएंड से रिक्विजिशन करेगा, वो पुलिस वाले को तंग नहीं करेगा, और उसको लेके एनालाइज करके यदि उसमें उसको एविडेंस मिलता है तो उसको 3 सर्टिफिकेट के साथ, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, ये तीनों सर्टिफिकेट के साथ वो पैक करके वो उस एविडेंस के साथ अटैच कर देगा। यदि वो एविडेंस कोर्ट में जाता है तो वो सर्टिफिकेट अटैच रहेंगे, उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे यदि वर्ड यूज कर दिया है। यदि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेक्शन 8, सेक्शन 9 और बाकी ढेर सारे सेक्शन जो अभी पुलिस साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर पाती है, वो सब साक्ष्य भी हमारे पास होंगे। और यदि हम हजारों की संख्या में साक्ष्य लेके कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट को बहुत लंबा समय लगेगा। तो ऐसा मेरा विचार है कि हम सभी साक्ष्यों को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, हमारा सिस्टम एवेल्युएट करेगा कि कितने साक्ष्य ले जाना पर्याप्त है। तो अज्यूम करिए कि हमारे पास 1000 साक्ष्य है और हमें लगता है कि 15 साक्ष्यों से हमें कन्विक्शन मिल जाना चाहिए, तो वो कहेगा 15/1000 और साथ में मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करेगा कि यदि किसी कारण से आप 15 साक्ष्यों से संतुष्ट नहीं हैं तो यू जस्ट राइट द रीजन, प्रेस ए बटन, हम नेक्स्ट सेट ऑफ 15 भेज देंगे। तो हम न्यायालय की इतनी ज्यादा मदद करेंगे कि कन्विक्शन विल बिकम ए सर्टेनिटी। तो अब इसमें यदि देखा जाए तो हमने पुलिस को सिर्फ फोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, उसको बिना जो है ना सिर्फ फोड़े उसका काम चल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी विल रीमॉडल ऑन द डायनेमिक बेसिस, तो उसे वो टैब सिलेक्शन वाला कि नाउ गो टू दिस, नाउ गो, वो सब नहीं करना होगा। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना एक सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी वो बैकएंड में डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो उसको वो जो टेक्नोलॉजी समझना कि स्टेप पे जाना है, स्टेप पे जाना है, वो भी जरूरत नहीं रहेगी, और जितना समझना है वो ऐप ही समझा देगा। और यदि उसकी ट्रेनिंग नीड होगी तो वो ही कैन रिक्वेस्ट द ट्रेनिंग थ्रू द सेम ऐप, एंड एज ए फैसिलिटेटर वी विल अरेंज द ट्रेनिंग इमीडिएटली। तो ट्रेनिंग विल बिकम मोर correlated, training will become more relevant, training will become more useful। फिर दूसरी बात अपन ने कही कि हम टेक्नोलॉजी से उसको बर्डन नहीं करेंगे, तो हम लेमैन भाषा में उसको इन्वेस्टिगेशन लीड देंगे, और फिर वो अपनी मर्जी वहां ना चलाए, जैसे कि अभी एफआईआर दर्ज करने में उसकी मर्जी चल रही है, तो मर्जी किसी की नहीं चलेगी। तो उसकी मर्जी ना चले तो उसमें कंप्लायंस मॉडल भी लगा रहेगा, और वो जो है ना उसको परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर परफॉर्मेंस इंडेक्स उसके लिए जादुई आंकड़ा बन जाएगा। तो वो हमेशा अपनी एनर्जी जो अभी 90% बाकी कामों में जा रही है, वो 90% जो है ना एनर्जी प्रोफेशनल एरिया में चली जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था चमत्कृत करने वाला परिवर्तन लाएगी, एक बहुत ही चमत्कार करने वाला परिवर्तन लाएगी। और ऑन द टॉप ऑफ इट वी आर सेविंग और प्रोवाइडिंग द राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कानून बनाने में आप लोगों ने मदद भी की है, तो यू नो दैट हमने कानून में क्या प्रावधान किए हैं। यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो मैं अपने मन से ही बता दूंगा, ठीक है ना। आई होप कि विधि आई कुड नॉट हियर योर क्वेश्चन, मुझे आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया था। हिमांशु ने जो जब उसको रिपीट किया तो मैं उसे सुन पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। नहीं तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए। आप मुझे लगातार करिए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हाँ सर, विधि का रिस्पांस आया। विधि कह रही है मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और विधि ने ये भी बताया कि आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपने कई सारे नए चीजों को बताया जिनके विषय में जिज्ञासा हम लोगों की थी। जैसे आपने सर्टेनिटी के बारे में बताया,
आपने राइट टू प्राइवेसी जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हम आपका आने वाले कुछ मिनटों में आपको थोड़ा समय और लेंगे। लेकिन सर विधि एक कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती है। ये विधि तुम क्वेश्चन पूछो, आप 5 सर्टेनिटी के विषय में आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर जहां तक आपने राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की है, या पूछो। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। ओके सर। तो सर पहली बात तो कि थैंक यू, आपके पिछले आंसर से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत ही सुंदर चीज नजर आई कि आप सिर्फ लगातार ट्रेनिंग नहीं देना चाहते बट ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि जिस इंसान को अगर आता है तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आता है सिर्फ उसी को देंगे, बाकी आप इतना सफिशिएंट है कि वो खुद ही अपने से बता देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपने राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी बात की है। तो सर हमने आपके विजन के बारे में पढ़ा था जिसमें आपने बताया था कि आप मैपिंग करेंगे कि जहाँ पे हॉटस्पॉट हो और जिस इंसान का कुछ क्रिमिनल का वो कुछ डेटा हो तो आप उसको मैप करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान की राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर सकता है अगर हम उसके डेटा को यूज करें या मैप करें? तो देखिए, हम किसी से सबसे पहले तो डाटा हम इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग रहे हैं, वही डाटा हमारे पास है। हमारे पास कोई अन्य डाटा नहीं है, नंबर 1, राइट। तो हम उस हिस्टोरिकल डाटा से ये जानकारी हमें आराम से हम क्लस्टर बना सकते हैं। इसमें हमने किसी का ना डाटा मांगा है ना कुछ किया है। जब हमने उसको अरेस्ट किया तब उसका मेरे पास एड्रेस है, ठीक है ना, तो हमने उसका वो कर लिया है। अब जो उसने क्राइम करने आया है तो हमने प्रोबेबिलिटी के आधार पर निकाल लिया कि उसने कौन से रास्ते यूज किए होंगे। फिर उनपे हमने जो है ना सीसीटीवी कैमराज लगा दिए, ठीक है ना, और फिर उनसे हमारे पास डायनामिकली उनसे रिक्विजिशन करने का सिस्टम है। तो हमारा एक टास्क जाएगा जो कि और टास्क को टास्क हैंडल करेगा। इसको हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस। तो उसके हिसाब से उस क्लिप को वो देखेगा कि हमारा टारगेट उसमें है कि नहीं है। यदि टारगेट मिलता है तो इट इज हैविंग एविडेंस वैल्यू, इट विल बी पैकेज विद द डेट एंड टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प एंड विल बी मार्क्ड एज एविडेंस। एंड उसके साथ में ये भी मार्क होगा कि हु विल प्रूव इट इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। एंड जो है उसके साथ ही जो है वो 3 सर्टिफिकेट जो हमने कहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर 65B ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। अभी कोई क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकता है कि साहब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप जो है ना फोटोशॉप से और यहाँ से और डीप फेक और बाकी टेक्नोलॉजी का यूज करके देयर इज चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि सोर्स पे ही उसको पकड़ के डेट टाइम और लोकेशन के साथ उसको स्टैम्प करके इनक्रिप्ट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इवन इफ देयर आर टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन मैनिपुलेट इट, देयर विल बी नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। तो इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत हाई रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डाटा इवन जो नॉर्मल कोर्स में भी कैप्चर हो रहा है, this data will be under authority of the National Authority for Scientific and Technical Assistance। वो पुलिस के पास नहीं रह रहा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसमें यदि चूंकि आप लोग जो है इसके नियम को बनाने में भी साथीदार रहे हैं तो आपको वो नुआंसेस मालूम है। आपके बिहाफ पे वो नुआंसेस में क्लियर कर देता हूँ। उसमें 2 बहुत पावरफुल तरीके वो डाले गए हैं। एक तो जो है उसमें ये चीज डाली गई है कि यदि इनसाइडर भी, जो वैसे तो उसमें गेटेड बनाए नहीं गए, बिना गेट का सिस्टम बनाया गया है, लेकिन कितने भी बिना गेट का सिस्टम क्यों ना हो, मेंटेनेंस या किसी अन्य कारण से या कई बार वर्जन अपग्रेडेशन के लिए व्यक्ति को सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो नॉर्मल कोर्स में दे में कम टू नो सम डाटा। यदि वो उस डाटा को जो उसको लॉफुली उसको एक्सेस करने का धोखे से मौका मिल गया है, यदि वो उसको अब अल्टीरियर पर्पस के लिए यूज कर लेगा तो दैट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विद द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years विद वेरी डिफिकल्ट बेल प्रोविजंस। कोई भी समझदार व्यक्ति सर्टेनिटी से जेल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। और चूंकि आपने नहीं सुना है, हम एक शायद वो इंटरव्यू भी लोड भी नहीं हुआ है जो हमारी ब्रीफिंग है, हमारे बच्चों ने साइबर सिक्योरिटी का क्या पुख्ता जो है ना इंतजाम किया है, इसका ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं।
उसका वीडियो मेरे देखने में नहीं आया है, शायद अपलोड नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जितने जल्दी अपलोड हो सकता है वो अपलोड हो। उसको देख के आप अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेंगे कि वो साक्ष्य जो है 2 मिनट में जनरेट होगा, तो जिसने अल्टीरियर यूज किया वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, साथ में जो है ना डिजिटल साक्ष्य भी पहुंच जाएगा और वो जेल भी पहुंच जाएगा, तो अंदर वाला भी गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं रहेगा। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि साहब इतने बड़े हैकर हैं, वायरस है, ये है वो है, तो साहब अपन को इथिकल हैकर का यूज करना चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई इथिकल हैकर नहीं चाहिए। जो भी हमारे डाटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, दैट इटसेल्फ विल बी ए क्राइम, राइट? एंड सच पर्सन विल गो, जैसे इनसाइडर के लिए कहा था वैसे उसके लिए ही विल गो इन जेल फॉर 7 ईयर विथ वेरी डिफिकल्ट बेल प्रोविजंस। तो जब जैसे ही हम पकड़ेंगे तो साक्षी भी हमारे पास होगा, उसको जेल जाने की व्यवस्था होगी और बेल भी नहीं होगा, सजा भी जल्दी होगी और फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जितने भी जो है ना हैकर वैकर हैं, ये सब विद्वान लोग हैं, ये अपना अच्छा भला बुरा समझते हैं, वो कोई जेल नहीं जाना चाहेगा, नंबर 1। फिर हमने उससे दूसरी बात कही कि भाई देखो ये एथिकल हैकर और हैकर ये फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको तकनीक का ज्ञान है, तो आप अदरवाइज कहिए कि साहब मुझे देखो इतना ज्ञान है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और आपका जो है ना सिस्टम को और रिफाइन करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। सो एवरीबडी इज वेलकम फॉर दैट। लेकिन आप बैकडोर से जो है ना अपनी मूंछों पे ताव देके कहो कि मैं एथिकल हैकर हूँ, तुमको हैक कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, this would not be doable in the light of the work already has been done, and that is the work of only 45 days। तो जिन बच्चों ने 45 डेज में इतना बड़ा चमत्कार